ग्राउंड जीरो से वहां पर भी हम रिपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। बंगाल में एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टीएमसी के कई नेताओं ने इसका विरोध जताया है। ममता बनर्जी ने ईसी को बाकायदा एक खत लिखकर कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया रोकी जाए, इसे रोकने का आग्रह किया गया है। बिहार के बाद बंगाल सहित कई राज्यों में निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर यानी गहन पुनरीक्षण कार्य को फिर से शुरू करने की बात कही है। पश्चिम बंगाल में लगातार इसे लेकर विरोध हो रहा है और तृणमूल कांग्रेस से एक रिव्यू मीटिंग भी करने जा रही है टीएमसी। साथ ही साथ वहां कहा जा रहा है कि एसआईआर होने से वहां पर अराजकता फैलेगी। टीएमसी और बीजेपी नेताओं में लगातार इस बात को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बंगाल में एसआईआर को लेकर बवाल हो रहा है और मुश्किल इस बात की हो रही है कि अब तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल ये सभी राज्य मिलकर एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने की बात कह रहे हैं। ममता बनर्जी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। देखो, ये संवैधानिक प्रक्रिया पर जो साजिशी प्रतिक्रिया है और इस संवैधानिक प्रक्रिया पर जो साजिशी प्रतिक्रिया वाले टीम है, ये जो इसका बकवास बहादुरी का ब्रदरहुड है, वो जो है वो हर संवैधानिक और समावेशी जो प्रक्रिया होगी, सुधार होगा, उस पर प्रहार करने की उनकी आदत बन गई है। और ये लोग वो लोग हैं जो परीक्षा से पहले ही घोषित कर देते हैं कि पेपर आउट ऑफ कोर्स आ गया है। अब परीक्षा से पहले ही पेपर आउट ऑफ कोर्स बता करके आप जो है इस बात का ऐलान कर देते हैं कि आपके बस की परीक्षा है नहीं और आप जो है वो इसी तरह से फेल भी होते रहेंगे, पिटते भी रहेंगे। ममता बनर्जी नॉन कोऑपरेशन कर रहा है। बीएलओ का रेम्यूनरेशन का फाइल फाइनेंस में पेंडिंग है। उसका बाद आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोवाइड नहीं किया है और पश्चिम बंगाल में थर्ड पार्टी जो सरकार का लोग नहीं है वो भी डाटा एंट्री कर रहा है। खास करके वेबल्स जो बीएसके का एम्प्लॉय है, टीएमसी का सब कैडर है। ये सब धांधली बंद होना चाहिए। ओपी जी ज्यादा जानकारी से जुड़े हैं। ओपी जी, जिस तरह से केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही हैं कि इससे इलाके में, राज्य में अराजकता फैलेगी और इसे बीजेपी शासित राज्यों की तरफ से थोपा जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी जानबूझकर ये करा रही ताकि वोट चोरी को अंजाम दिया जा सके। ओपी जी। हेलो, आवाज आ रही है? जी ओपी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं, बताएं बताएं। जी देखिए, ममता बनर्जी की तरफ से ज्ञानेश कुमार को, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको एक पत्र लिखा गया है कि पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर की कार्रवाई चल रही है उसको तत्काल प्रभाव से रोक लिया जाए, क्योंकि वहां जो बीएलओ हैं और दूसरे अधिकारी हैं उन पे काफी दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के जो राजनीतिक दल के नेता हैं और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बीएलओ पर दबाव बना रहे हैं, उन पे काम का प्रेशर बढ़ा रहे हैं और जानबूझकर उसमें नाम जोड़े और कटाए जा रहे हैं। और इस तरह का दबाव है कि कई लोग तो वहां बंगाल से छोड़कर भी पलायन कर रहे हैं। तो कई सारे इंसिडेंट का हवाला देकर, हाल ही में वहां पे एक बीएलओ ने सुसाइड कर लिया था, उसका हवाला देकर उन्होंने ज्ञानेश कुमार को तत्काल इस प्रक्रिया को रोकने की अपील की है, पत्र लिखा उनको। इस बीच बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला किया है कि ममता बनर्जी एसआईआर से डर गई है। उनको डर लग रहा है कि इसमें जितनी भी घुसपैठियां हैं उनका नाम हटा दिया जाएगा, उनके वोटरों की संख्या कम हो जाएगी और इसलिए वो घबराई है और तत्काल इसीलिए रोकने की मांग कर रही है। इस बीच टीएमसी ने 25 तारीख को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है पश्चिम बंगाल में। जी ठीक है। ओपी जी, एक सवाल ये भी था कि इलेक्शन कमीशन लगातार इस बात को कह रहा है, समझा रहा है, प्रेजेंटेशन भी दी कि एसआईआर जरूरी है। एक तरफ तो विपक्ष ये कहता है कि बहुत सारे लोगों के नाम कट गए, जो लोग एलिजिबल नहीं है वो वोट कर रहे हैं, बहुत सारे बुजुर्ग जिनका देहांत हो चुका है वो अभी भी लिस्ट में है, एक ही वोटर का नाम कई जगह लिस्ट में बार बार आ रहा है। तो एसआईआर के बाद ये चीजें ठीक हो पाएंगी? लगातार इलेक्शन कमीशन ये बात कह रहा है, फिर भी ये राज्य विरोध कर रहे हैं। देखिए, दो तरह की इसमें बातें हैं। अगर आप चुनाव आयोग और बाकी जो सरकार की तरफ से जो पहल की जा रही है उसको देखें तो निश्चित तौर पे ये मतदाता
जो पत्र है उसके शुद्धिकरण का काम चल रहा है। उसमें जो लोग भी जिनका निधन हो गया है या जो लोग माइग्रेट कर गए हैं या ऐसे लोग जिनका नाम वहां नहीं होना चाहिए, उन नामों को हटाने की कोशिश हो रही है। उनको एक तरह से कहिए कि मतदाता को पत्र को ठीक किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इसमें जो है जानबूझकर लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं और कुछ लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं और ऐसे फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं जो वहां है ही नहीं। और इस तरह से विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि जानबूझकर ऐसे वोटरों का नाम जोड़ा जा रहा है जो वहां नहीं रहते हैं और ऐसे लोगों का नाम हटा दिया जा रहा है जो वहां रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, बिहार में लंबी प्रक्रिया चली, लंबा विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया, लेकिन कोई मतदाता सामने नहीं आया जो ये कहे कि मेरा नाम काट दिया गया है या मैं यहाँ वोटर हूं। चुनाव आयोग ने उसके लिए भी समय दिया है, लेकिन हो क्या रहा है कि वोटरों की संख्या इतनी ज्यादा है या जिस तरह के राजनीतिक दल दबाव बना रहे हैं उसका कितना जमीन पर असर हो रहा है ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन निश्चित तौर पे जो चुनाव की प्रक्रिया है उसका ये एक मैंडेट है मतदाता पत्र को शुद्धिकरण करना उसका, और ये प्रक्रिया निश्चित तौर पे संवैधानिक और जायज। ठीक है ओपी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। न्यूज रूम से मेरे वरिष्ठ ओपी जी जानकारी देते हैं। इस बीच बिहार से बड़ी खबर, उसका रुख कर लेते हैं। जी हां, आज नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक मुमकिन है। विभागों के बंटवारे पर फैसला आ सकता है। विभागों के बंटवारे को लेकर आज सस्पेंस खत्म हो जाएगा। कल 26 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है और उसके बाद आज उन्हें जो डिपार्टमेंट है वो बांटे जाएंगे। विभाग बंटवारे पर सीएम नीतीश लगातार कल भी बैठक कर रहे थे और आज भी मुलाकातों और बैठकों का दौर लगातार जारी है। किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, इसे लेकर आज मुमकिन है, संभव है कि आज शाम तक तस्वीर साफ हो जाए। मंत्रालयों को लेकर अलग अलग जिम्मेदारियां, जाति समीकरण को भी ध्यान में रखा जाएगा क्योंकि बिहार में जाति समीकरण इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डील विद द डिटेल्स। और 26 विधायकों ने शपथ ग्रहण किया है। उसके बाद अब मंत्रालयों का बंटवारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गृह मंत्रालय किसे मिलेगा, महिला विकास किसके हिस्से में जा रहा है, मत्स्य किसके हिस्से में जा रहा है, गृह मंत्रालय क्या नीतीश कुमार अपने पास रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और सिक्योरिटी किसके पास रहने वाली, वो देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ ट्राइबल अफेयर्स किसके पास जा रहा है, साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है वो किसके हिस्से में जाएगा, ये तमाम चीजें आज क्लियर जाएंगी। 10 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है नीतीश कुमार ने। चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। और जिस तरीके से पार्टी ने बिहार के हर एक जिले में संगठन को खड़ा करने का काम किया, उसी का परिणाम है कि आज 2025 में जिस तरीके से इतनी प्रचंड जीत एनडीए को मिली है। और आप एनडीए के विधायकों से चर्चा कीजिएगा, बात कीजिएगा, भले वो भारतीय जनता पार्टी के हों, जनता दल यूनाइटेड के हों, मांझी जी की, उपेंद्र जी की पार्टी के हों, हर किसी का ये कहना कि भैया भर भर के झोली में हम लोग के वोट आए हैं। उसका कारण ये रहा कि इन 5 सालों में पार्टी ने निरंतरता में अपने उस मत प्रतिशत को और बढ़ाने का काम किया जो 2020 में हम लोगों ने हासिल। और चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। सुरजीत मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं पटना से। सुरजीत, पोर्टफोलियोज आज बांट दिए जाएंगे, मंत्रालय बांट दिए जाएंगे, किस तरह से पोर्टफोलियो को लेकर खबर आ रही है और क्या संभावित जो डिपार्टमेंट्स है वो मंत्रियों को मिलने वाले, इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी सहयोगियों के साथ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण किया था और उसके बाद से लगातार ये चर्चा हो रही है कि कौन से जो गठबंधन के जो घटक दल हैं उनको कौन कौन सा विभाग दिया जाएगा। और सबसे ज्यादा यहाँ पे तेज पता हुआ है गृह मंत्रालय को लेकर के। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है लगातार गृह मंत्रालय अपने पास रखते आ रहे हैं और इस बार जो है बीजेपी की तरफ से मांग उठ रही थी कि गृह मंत्रालय बीजेपी के खाते में जाना चाहिए। और उसी तरीके से और बात करें उद्योग मंत्रालय की, तो उद्योग मंत्रालय जो है इस बार नीतीश कुमार ने ये वादा भी किया है कि बिहार के 38 जिला में उद्योग लगाएंगे और ताकि बिहार के जो युवा हैं उनको पलायन नहीं करना पड़े। तो इन सारे मुद्दों पर अभी चर्चा चल रही है। और अभी आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर उनसे मिलने गए थे और लगभग जो है सारी बातें फाइनल हो चुकी है और मंत्रियों का जो लिस्ट है वो राज्यपाल के पास पहुंचा है और अब कुछ देर के बाद जो है मंत्रियों का लिस्ट आएगा और उसके बाद आज जो है सुरजीत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सुरजीत। ये जानकारी पटना से मेरे सुरजीत दे रहे थे। आज बहुत मुमकिन है कि पोर्टफोलियोज बांट दिए जाए और कल से काम शुरू हो जाए। इस बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर, उसका रुख करते हैं। जी हाँ, उत्तराखंड के छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। डीआईटी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को ईडी ने समन किया है, नोटिस भेजा और 10 दिनों के भीतर जवाब देने का आदेश दिया गया है। SC/ST छात्रों के फर्जी नाम से संस्थान में घोटाले की बात आई है। छात्रवृत्ति का पैसा हड़पने की कोशिश का आरोप लगा। 2010 से 2017 के बीच कई बड़े संस्थानों ने छात्रवृत्ति घोटाला किया है।
SC/ST छात्रों के नाम पर फर्जी दाखिले दिखाकर छात्रवृत्ति सरकार से ली गई और उसे हड़प लिया गया। ईडी कार्यालय में 10 दिन के अंदर DIT यूनिवर्सिटी प्रशासन को इस बात का जवाब देना है। अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनके संपत्ति को जब्त किया गया है। SC/ST छात्रों के नाम पर फर्जी दाखिले दिखाकर छात्रवृत्ति हड़पी गई। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये समन है ईडी का जो भेजा गया है प्रशासन को और 10 दिनों के भीतर जवाब देना। रजनीश मेरे सहयोगी देहरादून से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। रजनीश, अभी तक कल जो हमारी आपकी बात हो रही थी, अभी तक 2 ऐसे शख्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज को जब्त किया गया है। अभी फिलहाल 10 दिनों के भीतर प्रशासन को जवाब देना, कॉलेज प्रशासन को। क्या कोई रिएक्शन कॉलेज की ओर से आया है? क्या चेयरमैन की ओर से कोई रिएक्शन आया है? जी अमित, मैं आपको बता दूं कि अभी तक DIT के जो चेयरपर्सन हैं उनकी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, ना ही उन्होंने मीडिया में अपनी बाइट जारी की है, ना कोई अपना पक्ष रखा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात अमित इसमें यह है कि जिस तरीके से ईडी ने इनको नोटिस जारी किया और 10 दिन का समय दिया है, उसमें कहा गया है कि जो छात्रवृत्ति घोटाला है, उस घोटाले में आप अपने दस्तावेज प्रस्तुत करिए। 10 दिन का आपके पास समय है। चूंकि आपको बताएं ये जो घोटाला शुरू होता है सन 2010 और 11 का जो सत्र होता है शिक्षा का, और 16 और 17 इसी बीच में सारा ये छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, जिसमें करोड़ों रुपए की बंदरबाट हुई है। ये जब मामला उठा, ये सबसे पहले हरिद्वार के थाना सिडकुल में एक FIR दर्ज हुई, जिसमें वर्धमान एजुकेशनल जो ट्रस्ट है, इसके मालिक हैं संजय गुप्ता, इनके खिलाफ FIR लॉन्च की गई और उसमें जांच हुई तो पता चला कि इन्होंने फर्जी नाम पते दर्ज करके जो SC/ST के कोटे के जो छात्र होते हैं उनकी छात्रवृत्ति पे बंदरबाट की। और इतना नहीं, इसके साथ ही जो समाज कल्याण विभाग है उसके अधिकारियों की मिलीभगत रही, जिसके बाद उसमें उनका नेम्ड किया गया। और आपको बताएं कि PMLA कोर्ट में ईडी ने चार्जशीट भी दायर की थी और उसमें पाया था कि छात्रवृत्ति का महा घोटाला हुआ है उत्तराखंड में, जो करोड़ों रुपए का बंदरबाट कर लिया अधिकारियों के साथ मिलकर। चूंकि ईडी जो प्रवर्तन निदेशालय है अमित, उसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरीके के जो आय व्यय के जो अनडिफाइंड सोर्स हैं, जो काला धन है, उसको पकड़ना। तो ये जो छात्रवृत्ति घोटाला तो हुआ है, इसके साथ में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी ईडी इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है, जिसके मद्देनजर 10 दिन का नोटिस दिया गया है। चेयरपर्सन है अनुज अग्रवाल DIT के, उनको 10 दिन के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करना है। आज वहां हम लोग गए, ग्राउंड जीरो पे देखा तो वहां गहमा गहमी दिख रही थी, अधिकारियों का, वकीलों का, इस तरीके का जमावड़ा वहां अंदर सूत्रों से पता चल रहा है कि वो भी मंथन कर रहे हैं। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट पेज फंसेगा अमित, वो ये फंसेगा कि 2010 से लेके 2017 तक के सारे डॉक्यूमेंट इनको प्रस्तुत करने हैं। इस डॉक्यूमेंट के अंदर बैंक ट्रांजैक्शन भी प्रस्तुत करना है, क्योंकि छात्रवृत्ति जितने लोगों को इशू की गई उसका डेटा तो सरकार के पास है। अब तस्दीक होनी है कि जिन लोगों के नाम पर छात्रवृत्ति ली गई वो वाकई उनके अकाउंट डिटेल्स क्या है, वो क्या कर रहे हैं। ठीक है रजनीश, थैंक यू सो मच फॉर द डिटेल्स। और रजनीश मेरे सहयोगी देहरादून से बता रहे थे किस तरह से छात्रवृत्ति का पैसा प्रशासन पर हड़पने का आरोप लगा। ईडी ने समन किया, 10 दिन के भीतर जवाब देना है कॉलेज प्रशासन को। फिलहाल ग्राउंड जीरो